हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए हो कि सर हमें इस वीडियो में क्या बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लेंगे प्रेस, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 7 का जो है चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, जो आपका क्लास 7 का है, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में अति लघु और लघुतरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर है आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा आंसर ढूंढने में परेशानी होती है क्वेश्चन का। तो मैं उस सभी क्वेश्चन का समस्या का समाधान आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो हमारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन मिल पाए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि जानवरों से प्राप्त होने वाले किन्हीं दो तंतुओं के नाम लिखें। ठीक है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जानवर से जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो दो तंतु कौन कौन है। तो बता देना है आपको ऊन तथा रेशम। ठीक है, ऊन तथा रेशम जो है जानवरों से प्राप्त होने वाला तंतु है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकेंड में बोल रहा है कि किन्हीं दो जानवर के नाम लिखें। ठीक है, अब आपको बताना है कि किन्हीं दो जानवर के नाम लिखें जिनसे ऊन तंतु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो ऊन तंतु प्राप्त किए जाते हैं उस जानवर का आपको नाम बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आंसर में लिखा है भेड़ और अंगोड़ा बकरी। ठीक है, क्या लिखेंगे? भेड़ और अंगोड़ा बकरी। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है? तो ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोकून क्या है, यह किस प्रकार बनता है। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। यह रेशम के धागे का एक आवरण होता है। ठीक है, कोकून क्या है? एक रेशम के धागे का आवरण होता है, और इसका निर्माण जो है रेशम कीट द्वारा पूर्ण विकसित होने से पहले अपने लार्वा द्वारा क्या होता है? किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर को लिख देना है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों, आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिम्ब क्या है। ठीक है, जानवर तंतु के स्रोत से डिम्ब का एक उदाहरण दें। ठीक है, यानी कि आपको डिम्ब क्या है उसके बारे में बताना है। तो डिम्ब जो बोला जाता है, डिम्ब वो दोस्तों बोला जाता है अंडा को। ठीक है, डिम्ब किसको बोला जाएगा? अंडा को बोला जाता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। मादा सिल्क शलभ जो है अंडे देती है। ठीक है, क्या देती है? अंडे देती है। और अंडा से डिम्बे क्या होती है? बाहर निकलती है, और जो सिल्क कृमि या कीड़ा या सुड़ी कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इसका आंसर को दे देना है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊन कताई क्या है? भारत में एक भेड़ से सामान्यतः कितनी बार ऊन कताई की जाती है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। ठीक है, क्या बताया हमने कि भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या बताना था कि भारत में भेड़ से ऊन का जो कर्तन सामान्यतः साल में 2 बार होता है। क्या बोल रहा है कि भारत में जो है भेड़ से ऊन का जो कर्तन यानी ऊन जो मतलब भेड़ से निकाला जाता है, ठीक है, वो सामान्यतः साल में 2 बार होता है। ठीक है, लेकिन बता रहा है कि गर्म राज्यों में यह 3 बार भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे गर्म राज्य है वहाँ पे क्या हो जाएगा? उनकी कटाई 3 बार भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में भेड़ से उनका जो कर्तन होता है सामान्यतः साल में कितना बार होता है दोस्तों? 2 बार होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट करना है इसका आंसर। अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेशम को बटना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी रेशम के बटना से क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। तो अपरिकृष्ट रेशम को ऐंठकर बटा हुआ रेशम बनाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अपरिष्कृत रेशम को ऐंठकर बटा हुआ रेशम बनाया जाता है, और यह प्रक्रिया धागों को ऐंठना या बटना कहलाती है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है? आंसर को लिख लेना है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, प्यूपा जो बोल रहा है कि कितने दिनों में सेल्फ में बदल जाता है। प्यूपा जो है कितने दिनों में सेल्फ में बदल जाता है? तो आपको देना है दोस्तों आंसर इसका 10 दिनों में बदल जाता है। ठीक है, प्यूपा कितने दिनों में सेल्फ में बदल जाता है दोस्तों? तो 10 दिनों में। ठीक है। उसके बाद आपका अगला नंबर है
8 नंबर कि नर मादा भेड़ों के संगम का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। ठीक है, नर मादा जो भेड़ों का संगम का सबसे अच्छा मौसम जो होता है दोस्तों वो होता है बसंत ऋतु। कौन सा? बसंत ऋतु होता है। उसके बाद दोस्तों आपका 9th नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि भेड़ी कितने दिनों में गर्भकाल के पश्चात मेमने को जन्म देती है। ठीक है, भेड़ी जो है कितने दिनों के गर्भकाल के पश्चात यानी कि बाद में बोल रहा है कि मेमने को जन्म देती है। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों 5 माह में। ठीक है, कितना माह में? 5 माह में जो है क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, गर्भकाल के बाद, ठीक है, पश्चात में। उसके बाद दोस्तों आपका 10th नंबर जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कोकून से रेशम तंतु प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार उपचारित करते हैं। ठीक है, कोकून से रेशम तंतु प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार उपचारित करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कोकून एक क्या है, अंबार उपयोग में लाया जाता है। कोकून का एक अंबार उपयोग में क्या होता है, लाया जाता है। और निर्माण के 8 दिन बाद, कितना दिन बाद दोस्तों? 8 दिन बाद जो है कोकून के सूर्य की गर्मी यानी कि गर्म वायु या भाप के प्रभाव में छोड़कर प्यूपों को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, अब कोकूनों से रेशम तंतु क्या होती है, पृथक यानी कि अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों कोकून से रेशम तंतु प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखनी थी। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो हमारे साथ इस वीडियो में बन रहेंगे। अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी चलते हैं दोस्तों अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है बोल रहा कि भेड़ के रोएदार चमड़े पर कितने प्रकार की तंतु रहते हैं। ठीक है, भेड़ का कौन सा तंतु ऊन बनाने के काम आता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखना है कि भेड़ के रोएदार चमड़े पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के तंतु होते हैं। यहाँ पर लिखना है, लिखा गया तब बाल होते हैं, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है कि भेड़ के रोएदार चमड़े पर 2 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, इसको काट देंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या होता है, तंतु होते हैं। ठीक है, ये वाला लिखना है आपको। ठीक है, भेड़ के रोएदार चमड़े पर 2 प्रकार के तंतु होते हैं जो उसका बाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? उसका बाल बनाते हैं। ठीक है, और पहला हो गया दाढ़ी जैसी मोटा या घटिया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था ना कि भेड़ का कौन सा तंतु ऊन बनाने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है दाढ़ी जैसी मोटा या घटिया। उसके बाद दूसरा होगा चमड़े के निकट का महीन कोमल अंधा अस्था या नीचे का बाल। ठीक है, अंधा अस्था को क्या बोलते हैं, नीचे का बाल। ये महीन कोमल बाल जो है ऊन बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आपको यही दोनों क्या करना है दोस्तों, लिख देना है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भेड़ प्रजनन के संबंध में संक्षेप में एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, यानी भेड़ प्रजनन के संबंध में क्या करना है, हमको एक टिप्पणी लिखना है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है कि संकरण में भाग लेने वाले भेड़ी और भेड़ा का चुनाव विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या कर रहा था, भेड़ प्रजनन के संबंध में यानी भेड़ का जो प्रजनन संबंध है उसके बारे में हमको बताना था। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि संकरण में भाग लेने वाले भेड़ी और भेड़ा का जो चुनाव है विशेष रूप से किया जाता है ताकि उनसे पैदा होने वाला भेड़ जो है कोमल अंधा अस्था बाल उत्पन्न करे, है ना। अच्छे महीन कोमल अंधा अस्था बाल उत्पन्न करने का विशेष गुण संतान में प्राप्त करने के लिए उसके जनक के चुनाव की प्रक्रिया चयनात्मक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, इसका पर एक टिप्पणी बना देना है और लिख देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि मंजाई किसे कहते हैं, उनकी मंजाई किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। कार्तिक बाल सहित चमड़े को नाद में लेकर जल से अच्छी तरह धोया जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि कार्तिक जो है बाल सहित चमड़े को नाद में लेकर जल से अच्छी तरह धोया जाता है जिसमें कि विद्यमान ग्रीस धूल एवं गंदगी जो होता है क्या हो जाता है दोस्तों, पृथक हो जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को मंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंजाई कहा जाता है। और आजकल जो है मंजाई मशीन द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, मशीन के द्वारा होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशम कीड़ों में निर्मोचन की क्या करना है, विवेचना करना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में विवेचना करते हैं, कैसे लिखेंगे। तो लिखना है दोस्तों कि भोजन में रेशम कीड़ा 6 दिन के अंतराल पर 4 बार यानी कि प्रत्येक बार 24 घंटे सोता है। ठीक है, कितना बार, 24 घंटे सोता है। और सोने के समय ठीक है उसका क्या होता है, फट जाता है। सोने के समय उसका फट जाता है तथा जागने पर केचुल जो है उतार फेंकता है तथा नए चमड़े
में बाहर आता है। इस घटना को निर्मोचन या केचली उतारना कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? निर्मोचन या केचली उतारना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिख देना है। अब हम लोग दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोकून से रेशम तंतु किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कोकून से जो रेशम है किस प्रकार प्राप्त होते हैं, चलिए जानते हैं। कोकून का एक अंबार उपयोग में लाया जाता है। निर्माण के 8 दिन बाद कोकून को सूर्य की गर्मी यानी कि गर्म वायु या भाप के प्रभाव में छोड़कर प्यूपों को मार दिया जाता है और कोकूनों से रेशम तंतु क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कोकून से रेशम तंतु जो है प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका है नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों आपका कि भारत में भेड़ का संकरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भारत में भेड़ का संकरण क्यों आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। चूंकि ऊन जो है भेड़ के रोएदार तंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि चूंकि ऊन जो है भेड़ के रोएदार तंतुओं से प्राप्त किया जाता है, अतः ऊन की विशेषता और उसकी मात्रा भेड़ के नस्ल पर निर्भर करती है। किसको पर निर्भर करती है दोस्तों? उसका नस्ल पर निर्भर करती है। और देसी भेड़ कोमल जो है अंधअस्था यानी कि नीचे का बाल होता है। ठीक है, पैदा करने वाले नस्ल का नहीं होता है। ठीक है, विदेशी नस्ल का भेड़ काफ़ी मात्रा में कोमल है ना, और नीचे का बाल प्रदान करता है यानी कि अंधाअस्था बाल जो क्या करता है, प्रदान करता है। इसलिए हमारे यहाँ देसी नस्ल के भेड़ को विदेशी नस्ल के भेड़ के साथ संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना था। हाँ तो दोस्तों अब आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। भारत में पाई जाने वाली भेड़ की 4 नस्लों के नाम लिखें, उनसे प्राप्त ऊन की कोटि का उल्लेख करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने नस्ल का सभी नाम लिख दिया है। आप इसमें से 4 को कोई लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसमें से सभी के सभी भी लिख सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाए तो बेहतर होंगे। ठीक है, आपको किताब में 6 नस्ल का नाम लिया गया था, यहाँ पे किताब में लिखा गया था, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही आपको यहाँ पर उतार के बताया गया है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला नस्ल का नाम है लोही, जो ऊन की जो कोटि है उसका उत्तम कोटि का ऊन होता है, सबसे बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है दूसरा रामपुर बुसायर। ठीक है, जिसका होता है ऊन का कोटि भूरा तागा होता है। तीसरा है दोस्तों नाली, क्या है, नाली, जो दरी ऊन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, मरवारी, क्या है, मरवारी है जो मोटा ऊन होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पटनवादी, कौन सा ऊन, पटनवादी जो है नस्ल का नाम, उससे मोजा बनियाइन है ना के लिए, मोजा बनियाइन के लिए क्या है, पटनवादी ऊन का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बखरवाल, क्या है, बखरवाल जो है ऊन शॉल के लिए है, कुछ ऊनी शॉल के लिए। ठीक है, बखरवाल जो है किसके लिए दोस्तों, ऊनी शॉल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नस्ल का नाम और ऊन की कोटि को बताना था, तो हमने यहाँ पर 6 बता दिया। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे। बाकी आपका है लास्ट नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशम कीड़ा के पालन पोषण का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, रेशम कीड़ा का पालन पोषण का संक्षेप में वर्णन करें। तो चलिए इसके बारे में वर्णन करते हैं। भोजन काल में रेशम कीड़ा जो है 6 दिन के अंतराल पर 4 बार प्रत्येक बार यानी 24 घंटे सोता है, और सोने के समय जो है उसका चमड़ा फट जाता है, तथा जागने पर वह क्या होता है, केचुल उतार फेंकता है तथा नए चमड़े में बाहर आता है। ठीक है, नए चमड़े में क्या होता है दोस्तों, बाहर आता है, और इस घटना को निर्मोचन या केचली उतारना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लिख देना है कि अंतिम निर्मोचन के बाद 10 दिन का अंतिम भरण काल आरंभ होता है। इस काल में कमरा अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और उसमें पर्याप्त प्रकाश एवं रोशनी होनी चाहिए। इस काल के बाद कीड़ा जो है पूर्णतया विकसित होकर व्यक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका था अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों हमारे वजह से आपको सपोर्ट मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इससे अगले चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा और सबसे पहले इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर लेने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो इसका अगला नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाने वाला हूं उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए आसानी से। ठीक है, बाकी दोस्तों इसी तरीके से मैं वीडियो आपको बना करके देते रहूंगा, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।